नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का राजस्थान अध्ययन, जिसके अंदर कक्षा 6 से 10 तक का हमारे कंप्लीट हो चुका था। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा अनुसार, वहां से आप क्लासे अटेंड कर सकते हैं। और जो साथी पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। जो भी साथी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो उन साथियों के लिए इंस्टाग्राम आईडी दी गई है। इंस्टाग्राम पे आप अपने आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको रिप्लाई है उसके माध्यम से संपूर्ण जानकारी दे सकता हूं। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कक्षा 11 का अध्याय नंबर 2, जिसका पार्ट 2 है मित्रों। ये क्योंकि बड़ा अध्याय है जिसके अंदर राजस्थान की स्थापत्य, मूर्तिकला व चित्रशैलियां। स्थापत्य के अंदर दुर्ग स्थापत्य की बात करें या मंदिर स्थापत्य की बात करें तो वो हमने पार्ट 1 के अंदर देख लिया था कल। आज हम देखेंगे चित्रशैलियां हैं, मूर्तिकला है, जल स्थापत्य है, इनके बारे में, छतरियां है, इनके बारे में। दोस्तों, तो एक बार सभी साथियों से अनुरोध ये रहेगा कि जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और जो नए साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। संपूर्ण नोट्स आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, डाउनलोड कीजिए ऐप प्ले स्टोर से और वहां स्टोर से प्राप्त कीजिए। चलिए मित्रों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं चित्रशैलियों से। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थानी चित्रशैलियां। देखिए, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट यानी मेवाड़ है, जो अजंता चित्र जो शैली है उससे क्या है, पूर्णतया प्रभावित है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि की अगर हम बात करें तो मेदपाट यानी मेवाड़ है। दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ के अंदर जैन, गुजरात और अपभ्रंश शैली का प्रभाव था, किंतु बाद में मुगल जो चित्रकला है उसका क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। दोस्तों, जैन, गुजरात और अपभ्रंश शैली का पहले प्रभाव था, उसके बाद जो मुगल यहां पर आए तो मुगल चित्रकला शैली है उसका प्रभाव पड़ा। दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में 1916 में प्रस्तुत किया था। जो राजस्थानी चित्रकला, इसका सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किया आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक के अंदर। कुमार स्वामी, ओसी गांगुली तथा हेवेल ने इसे राजपूत चित्रकला कहा है। तो कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हेवेल ने जो राजस्थानी चित्रकला इसको क्या कहा, राजपूत चित्रकला कहा। आगे देखिए, W.H. ब्राउन ने भी अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला के नाम से जाना, यानी राजपूत कला नाम दिया। दोस्तों, राय कृष्णदास ने इन मतों का खंडन कर इसे राजस्थानी चित्रकला नाम दिया है। राजस्थानी चित्रकला नाम किसने दिया है, राय कृष्णदास ने। दोस्तों, अब देखिए राजस्थान चित्रकला की शैलियों का हम वर्गीकरण देखते हैं। तो 4 शैलियां हैं यहां पर। एक है मेवाड़ शैली, दूसरी मारवाड़ शैली, तीसरी हाड़ौती शैली और चौथी है ढूंढाड़ शैली। मेवाड़ के अंदर चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, सांवर, ये उपशैलियां हैं। देखिए आगे, देवगढ़, सांवर, शाहपुरा, बनेड़ा, बागोर, बेंगू और केलवा, ये ठिकाना शैलियां हैं। ठिकाने थे ना, वो ठिकाना शैलियां। मारवाड़ के अंदर जैसे जोधपुर है, बीकानेर है, किशनगढ़ है, अजमेर है, नागौर है, सिरोही है, जैसलमेर है। इनके अलावा देखिए गानेराव, रियां, बिनाई और जूनिया, ये ठिकाना कला है। गानेराव, रियां, बिनाई व जूनिया। दोस्तों, हाड़ौती के अंदर बूंदी, कोटा और झालावाड़ शैली आती है। और ढूंढाड़ के अंदर आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली, अलवर शैली, उनियारा उपशैली। इसके अलावा ठिकाना शैली की देखें तो जिलाई, इसरदा, शाहपुरा, सामोद, ये क्या है, ठिकाना कला है। दोस्तों मित्रों, जो ये क्लास हमारी चल रही है, क्योंकि राजस्थान की शैलियां, इनको हमने बहुत अच्छी तरह और विस्तृत अध्ययन है वो पहले कर लिया है। इसे राजस्थान अध्ययन के अंतर्गत ही पहले ये टॉपिक आया था, छोटा टॉपिक था, लेकिन मैंने आरबीएसई के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया था। आज जो क्लास चल रही है ना, ये एनसीईआरटी बेस पर चल रही है। एनसीईआरटी में जितना दिया गया है उतना ही इस क्लास के अंदर हम देख रहे हैं, जिससे आपका दोनों मैटर है वो साथ तैयार होता चले। चलिए मित्रों, सबसे पहले चलते हैं मेवाड़ शैली की ओर। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक व मौलिक रूप मेवाड़ शैली के अंदर मिलता है। दोस्तों, जो राजस्थानी चित्रकला है इसका प्रारंभिक रूप मिले या मौलिक रूप है वो मेवाड़ शैली के अंदर मिलता है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का क्या हुआ है, अधिक चित्रण हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है।
राजस्थान की किस शैली में पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है? मेवाड़ शैली के अंदर। 1260 ईस्वी में का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है, जो तेज सिंह के राज्यकाल में क्या हुआ था? चित्रित हुआ था। मेवाड़ शैली का पहला चित्रित ग्रंथ है ये शैली 1423 ईस्वी में लिखी गई। सुपासनाहा चरियम, ये पुस्तक है मित्रों, सुपासनाहा चरियम पुस्तक में भी दिखाई देती है दोस्तों। डगलस बेरेट एवं बेसिल गे ने चोर पंचासी का शैली का उद्गम मेवाड़ को माना है दोस्तों। महाराणा कुंभा का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से क्या कहलाता है? स्वर्णिम काल माना जाता है दोस्तों, कुंभा का काल दोस्तों। आगे देखिए, उदय सिंह 1535 से 1572 शासन किया। तो उदय सिंह के काल में बने चित्रों में भागवत पुराण का परिजात अवतरण 1542 ईस्वी का यह चित्र है। मेवाड़ के चित्रकार नानाराम की क्या है? कृति परिजात अवतरण। किसके काल में? उदय सिंह के काल में। चित्रकार नानाराम दोस्तों। महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित राजधानी चावंड में भी क्या हुआ? चित्रकला का विकास हुआ दोस्तों। इस काल की प्रसिद्ध कृति है डोला मारू, जो 1592 ईस्वी की है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर क्या है? संग्रहित है दोस्तों, या सुरक्षित है। यह है मेवाड़ शैली। मेवाड़ से आगे चलते हैं तो आती है उदयपुर शैली। मेवाड़ का ही भाग है उदयपुर, अलग नहीं है ये कोई। महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासन काल में चावंड चित्र शैली का क्या हुआ था? अधिक विकास। महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासन काल में चावंड चित्र शैली का अधिक विकास हुआ है। महाराणा अमर सिंह के समय में रागमाला 1605 ईस्वी में मेवाड़ शैली का क्या है? प्रमुख ग्रंथ है रागमाला। इन चित्रों को निसारुद्दीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया रागमाला के। मेवाड़ में राणा जगत सिंह का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। मेवाड़ की जो लघु चित्र शैली है उसका स्वर्णकाल कहलाता है राणा जगत सिंह प्रथम का काल दोस्तों। इस काल में गीत गोविंद, रसिक प्रिया, भगवत पुराण, रामायण आदि विषयों पर लघु चित्रों का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था जगत सिंह प्रथम के काल के अंदर दोस्तों। आगे देखिए, राणा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार साहिबुद्दीन व मनोहर रहे। जगत सिंह के काल के समय प्रमुख चित्रकार थे साहिबुद्दीन व मनोहर। महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चित्तेरू की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की, जिसको तस्वीरां रो कारखानों नाम से भी जाना जाता है। चित्तेरू की ओवरी नाम से एक चित्रशाला बनवाई थी महाराणा जगत सिंह ने, उसी को कहा जाता है तस्वीरां रो कारखानों दोस्तों। राणा जयसिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण क्या हुआ? अधिक हुआ। जयसिंह के काल में जो लघु चित्र है उनका निर्माण अधिक हुआ दोस्तों। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, बिहारी, सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित प्रमुख चित्र है वो बने दोस्तों। अब देखिए मेवाड़ शैली के बारे में। मेवाड़ शैली में पुरुषाकृति, गटीली मूंछों से युक्त बड़े चेहरे, विशाल नयन, खुले हुए अधर, छोटी ग्रीवा तथा छोटा कद, उदयपुरी पगड़ी व लंबा सापा तथा स्त्रियों का चित्रांकन सरलता के भाव से युक्त, मीनाकृत आंखें, सीधी लंबी नाक तथा भरी हुई दोहरी चिबूक, ठिगना कद, लुगड़ी व घाघरे और कंचुकी तथा ठेठ राजस्थानी आभूषणों से सुसज्जित रही दोस्तों। प्रकृति का संतुलित चित्रण मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख विशेषता रही है। यह क्वेश्चन भी आया हुआ है, प्रकृति की संतुलित चित्रण किस चित्रकला में देखने को मिली? मेवाड़ के अंदर दोस्तों। मेवाड़, उदयपुर के बाद हम चलें तो आता है नाथद्वारा शैली, जो आपके मेवाड़ शैली का ही भाग है, मेवाड़ चित्र शैली का ही। मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख दौर नाथद्वारा शैली के अंदर दिखाई देता है दोस्तों। नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की प्रसिद्ध प्रमुख पीठ है, जो श्रीनाथ जी की भक्ति का केंद्र होने के कारण मेवाड़ की चित्र परंपरा में अध्याय जोड़ता है दोस्तों। यह उदयपुर शैली व ब्रज शैली का क्या समन्वित रूप। नाथद्वारा शैली है ना, जो उदयपुर और ब्रज दोनों का समन्वित रूप है। नाथद्वारा शैली की मौलिक देन श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए चित्र पिछवायु के नाम से जाने गए। नाथद्वारा शैली की जो मौलिक देन है
मौलिक देन मानी जाती है पिछवाइयों को दोस्तों। किनको माना जाता है? पिछवाइयों को। जो श्रीनाथ जी का स्वरूप है उसके पीछे बड़े पर्दे के ऊपर ये बनाए गए, इनको पिछवाइयां कहा जाता है दोस्तों। आगे देखिए, 18वीं सदी में इन चित्रों में कर्षण चरित्र की बहुलता के कारण यशोदानंद, बाल गवाल, गोपियां, वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन विशेष रूप से हुआ दोस्तों। नाथद्वारा शैली में हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। नाथद्वारा शैली के अंदर हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है दोस्तों। इसकी अन्य विशेषताओं के अंदर केंद्र में श्रीनाथ जी की आकृति, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, पृष्ठभूमि में संघन वनस्पति, कदली वृक्षों की प्रधानता। और मित्रों, ये कदली वृक्षों की प्रधानता वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाथद्वारा शैली के चित्रकारों में बाबा रामचंद्र के अतिरिक्त नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम, और तुलसीराम से क्वेश्चन आया हुआ है, आदि का नाम प्रमुख है दोस्तों। यहां पर महिला चित्रकार भी थे। महिला चित्रकारों में कमला व इलायची का नाम प्रमुख रूप से आता है दोस्तों। यह थी आपकी शैली। इसके बाद नाथद्वारा शैली के बाद हम आगे चलते तो आती है हमारी देवगढ़ शैली। महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिकादास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 ईस्वी में स्थापित किया था। जब जयसिंह का काल था तो उस समय द्वारिकादास चुंडावत थे जिन्होंने देवगढ़ ठिकाना है वो स्थापित किया दोस्तों। देवगढ़ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे। 16वें उमराव दोस्तों। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ का क्या है? समन्वित रूप है। बीच में है तीनों के, तो मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर तीनों का समन्वित रूप है। देवगढ़ शैली को सर्वप्रथम श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? श्रीधर अंधारे को। इस शैली के प्रमुख चित्रकार भगता कमलादित्य, हरचंद, नंगा, चोखा व बैजनाथ है दोस्तों। आगे देखिए देवगढ़ के बारे में। प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अंतपुर, राजसी ठाट बाट, सरगार सवारी आदि के प्रमुख विषय आपको देवगढ़ के अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों। इस शैली में पीले रंगों की क्या है? प्रधानता। तो देवगढ़ के अंदर किसकी है? पीले रंगों की प्रधानता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। इस शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओवरी, मोती मेल आदि में देखने को मिलते हैं। अगर हम देवगढ़ शैली के भित्ति चित्र देखना चाहते हैं तो अजारा की ओवरी, मोती मेल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। यह थी आपकी मेवाड़ शैली। 2 नंबर पर जो हमारी शैली आती है वो आती है मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली की चित्रकला का वैभव मूलतः जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जा सकता है दोस्तों। जोधपुर की दरबारी शैली। अब देखिए, तिब्बती इतिहासकार लांबा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश में चित्रकार सरंगधर का उल्लेख किया है, जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली का जन्म दिया दोस्तों। इस शैली के प्रारंभिक चित्रावशेष में हमें प्रतिहारकालीन ओग नियुक्तिवर्ती से मिलती है। ओग है, यहां पे ओद नहीं है, ओग है ये मित्रों, ओग। अब चलिए, अब मारवाड़ शैली के अंदर कौन कौन सी शैलियां हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आती है जोधपुर शैली। कौन सी है मित्रों? जोधपुर शैली। मारवाड़ में कला और संस्कृति को नवीन प्रवेश देने का श्रेय मालदेव को जाता है। किसको जाता है? मालदेव को। इस काल की प्रतिनिधि चित्रशैली के उदाहरण में चौखेलाव मेल तथा चित्रित उत्तरायण सूत्र से प्राप्त होते हैं दोस्तों। सन 1610 ईस्वी में लिखित व चित्रित भागवत मेवाड़ मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है। 1610 के अंदर जो लिखित और चित्रित भागवत है वो मेवाड़ व मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से क्या है? युक्त है। सन 1623 ईस्वी में कलाकार वीर जी के द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विट्ठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली क्या की गई थी? चित्रित की गई थी। जोधपुर शैली में एक मोड़ महाराजा जसवंत सिंह के समय आता है। महाराजा जसवंत सिंह के समय एक मोड़ आता है। देखिए, कर्षण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव इस काल में चित्रों पर दिखाई देता है। जब जसवंत सिंह का काल होता है उस समय कर्षण चरित्र की विविधता मिलती है जोधपुर शैली में। दूसरी बात, मुगल शैली का प्रभाव भी इस समय आ जाता है। महाराजा
महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में संभवतः मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सुंदर व प्राणवान चित्र बने, जिसमें सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण किया गया। दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखिए, महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल में चित्रकार डालचंद को विशेष ख्याति प्राप्त थी। अभय सिंह के काल के अंदर डालचंद को ख्याति प्राप्त थी, यानी चित्रकार थे डालचंद। अब देखिए डालचंद के द्वारा इनके चित्रों में महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए 1725 ईस्वी का मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर एवं कुंवर संग्राम सिंह संग्रह जयपुर में सुरक्षित देख के जा सकते हैं। डालचंद के ये चित्रकार है, उनके चित्र दोस्तों। महाराजा मानसिंह 1803 से 1843 ने मारवाड़ की जो चित्रकला उसको चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया दोस्तों। इस समय के प्रमुख चित्रकार में अमरदास बाटी, दाना बाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह बाटी, शिवदास इत्यादि क्या है, प्रमुख है। किसके समय? महाराजा मानसिंह समय के प्रमुख है। अमरदास बाटी है, दाना बाटी है, शंकरदास है और माधोदास है। दाना बाटी द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा का चरम उत्कर्ष देखा जा सकता है। जो दाना बाटी चित्रकार है उनके द्वारा चित्रित चित्रों के अंदर। आगे देखिए, मारवाड़ जोधपुर शैली के विषयों में प्रेमाख्यान प्रधान विषय रहा दोस्तों। इन प्रेमाख्यानों में डोला मरवण की कहानी चित्र मिलते हैं कहानी पर, मुमल महेंद्रा के चित्र मिलते हैं, रूपमती बाज बहादुर के चित्र मिलते हैं, कल्याण रागिनी के प्रसिद्ध चित्र देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब देखिए जोधपुर चित्र शैली में पुरुषाकृति के बारे में। तो जोधपुर शैली में जो पुरुष है वो लंबे चौड़े गठीले बदन वाले हैं। उनके गलमुछ, गले तक क्या है मुछ, ऊंची पगड़ी, राजसी वैभव के वस्त्राभूषण है। स्त्रियों की वेशभूषा में ठेठ राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी और लाल फुंदनों का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है। बादाम सी आंखें, ऊंची पाग जोधपुर शैली की अपनी निजी देन है। यह इंपॉर्टेंट है। बादाम सी आंखें स्त्रियों की और ऊंची पाग पुरुषों की, यह जोधपुर शैली की निजी विशेषताएं हैं दोस्तों। मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग का क्या हुआ है होना, इसकी प्रमुख विशेषता। मारवाड़ शैली है, जोधपुर शैली है, इसके अंदर लाल पीला रंग अधिक आपको देखने को मिलेगा। इस शैली में खंजन पक्षी को भी बखूबी दर्शाया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, खंजन पक्षी वाला भी दोस्तों। तो यह थी जोधपुर शैली। जोधपुर के आगे हम चलते तो आती है हमारे बीकानेर शैली। बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं सदी के अंत में माना जाता है। बीकानेर जो शैली है इसका प्रादुर्भाव कब माना जाता है? 16वीं सदी के अंत में दोस्तों। राव राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण में इस शैली के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं। बीकानेर नरेश राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर कुछ अपने साथ ले आए थे। राय सिंह है जो मुगलों के कुछ कलाकार अपने साथ लेकर आए थे। देखिए उनमें उस्ता अली रज्जा, उस्ता हामिद रुकनुद्दीन प्रमुख थे। इन दोनों कलाकारों से चित्रकारिता की बीकानेर शैली का क्या होता है? उद्भव होता है। एक तो उस्ता अली रज्जा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन। यहां दो परिवार, एक तो मथेरण परिवार है, एक है उस्ता परिवार। मथेरण पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी के चित्र बनाने में सिद्धस्त था। उस्ता परिवार है जो मुगल शैली के चित्र बनाने में क्या था? कुशल था दोस्तों। उस्ता परिवार ने ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण करके उस्ता कला को विकसित किया दोस्तों। उस्ता कला, ऊंट के खाल पर सोने का चित्रण को उस्ता कला कहते हैं और उस्ता परिवार ने इस कला को क्या किया था? चित्रांकन किया था दोस्तों। बीकानेर शैली का विशुद्ध रूप अनूप सिंह के राज्यकाल में क्या है? दिखाई पड़ता है दोस्तों। अनूप सिंह के काल के प्रमुख कलाकार रामलाल, अली रज्जा, हसन, ये प्रमुख है जो अनूप सिंह के समय प्रमुख चित्रकार थे दोस्तों। 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी चित्र शैली में चित्र जो है बीकानेर में बने दोस्तों। बीकानेर शैली में मुगल स्कूल के मिश्रित प्रभाव के फलस्वरूप इखैरी तनवगी, कोमल ललनाओं का अंकन, नीले हरे लाल बैंगनी जामुनी सलेटी रंगों का प्रयोग, शाहजहां व औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां, ऊंट, हिरण, बीकानेरी रहन सहन, राजपूती संस्कृति की छाप विशिष्ट रूप से देखने को मिलती है दोस्तों।
इंपॉर्टेंट, बरसते बादलों में सारस मिथुनों की नयनाभिराम आकृतियां भी इस शैली की क्या है, प्रमुख विशेषता है। यहां फंवारों, दरबारों के दृश्यों आदि में दक्षिणी शैली का प्रभाव मिलता है। फंवार और दरबार के दो दृश्य हैं जो हमारे भारत की दक्षिणी शैली है, उसका प्रभाव इनके अंदर मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट मारवाड़ शैली में आती है किशनगढ़ शैली दोस्तों। किशन सिंह ने सन 1609 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य की नींव डाली थी। वर्तमान में किशनगढ़ अजमेर जिले के अंतर्गत आता है। एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी किशनगढ़ को जाना जाता है। राजा सावंत सिंह का काल 1748 से 1764 ईस्वी किशनगढ़ शैली की दृष्टि से क्या माना जाता है, स्वर्ण युग माना जाता है। किशन सिंह ने किशनगढ़ बसाया, सावंत सिंह ने चित्रकला को चरम पर पहुंचाया दोस्तों। सावंत सिंह नागरीदास के उपनाम से क्या थे, प्रसिद्ध था। इनका काव्य प्रेम, गायन, बणी ठनी के संगीत प्रेम, कलाकार मोरध्वज नियालचंद के चित्रांकन इस समय किशनगढ़ की चित्रकला को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा दिया। जो बणी ठनी है उसको एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा था दोस्तों। भारत की मोनालिसा बणी ठनी किसने कहा, एरिक डिक्सन ने दोस्तों। बणी ठनी पर भारत सरकार ने 1973 ईस्वी में डाक टिकट भी जारी किया था। जो बणी ठनी है ना, इस पर डाक टिकट भी भारत सरकार ने जारी किया था दोस्तों। आगे चलिए, इस शैली में पुरुषाकृति में लंबा इकहरा नील छवियुक्त शरीर, मोती जड़ित सफेद या मूंगिया पगड़ी, उन्नत ललाट, खंजनाकृत कर्णात तक खींचे विशाल अरुणाभ, नयन व नारी आकृति में तनवगी लंबी गौरपूर्ण नुकीली चिबूक, सुराई गर्दन, पतली कमर, लंबी कमल पंखुड़ी सी आंखें चित्रित की गई है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज, दूर दूर तक फैली झील, उनके केली करते हंस, बतख, सारस, तैरती नौकाएं, केली के घांच व रंग बिरंगे उपवन, चांदनी रात में राधाकृष्ण की केली क्रीड़ाएं, प्रातःकालीन व संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण किशनगढ़ शैली की क्या है, विशेषताएं हैं दोस्तों। आगे देखिए, बणी ठनी अर्थात राधा के स्वरूप सौंदर्य का चित्रांकन इस शैली का क्या मुख्य आकर्षण है। इस शैली के प्रमुख रंगों में सफेद, गुलाबी, सलेटी व सिंदूरी प्रमुख है। सफेद, गुलाबी, सलेटी व सिंदूरी क्या है, प्रमुख है। किशनगढ़ शैली के चित्रकारों में नानक राम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज, निहालचंद, बदन सिंह, रामनाथ, सवाई राम, लालड़ी दास, ये प्रमुख है दोस्तों। निहालचंद याद रखना, निहालचंद से क्वेश्चन पहले भी बना है दोस्तों। ये थी किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ से आगे हम चलते हैं तो आती है हमारे अजमेर शैली। देखिए, अजमेर शैली में जूनिया का चांद, सावर का तेयब, नांद का राम सिंह भाटी, खरवा का जालजी एवं नारायण भाटी, मसूदा से माधोजी एवं राम, अजमेर के अलाबक्स, उसना व साहिब स्त्री चित्रकार विशेष उल्लेखनीय है दोस्तों। ये प्रमुख क्या है, चित्रकार है। जूनिया के चांद द्वारा अंकित राजा बाबूजी का सन 1698 ईस्वी का व्यक्ति चित्र इस शैली का सबसे सुंदर उदाहरण माना जाता है। आज तक यही क्वेश्चन इस शैली से बना है दोस्तों। अब अन्य शैलियां जो मारवाड़ में है उनमें पहली आती है नागौरी उपशैली। नागौरी उपशैली में लकड़ी के कवाड़ों एवं किले के बीती चित्रण में मारवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई देता है। वृद्धावस्था के चित्रों को नागौर के चित्रकारों ने अत्यंत कुशलता पूर्वक क्या किया है, चित्रित किया है। वृद्धावस्था के चित्रकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारदर्शी वेशभूषा नागौरी जो चित्रशैली है उसकी क्या है, प्रमुख विशेषता है। यह क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब आगे देखिए, 2 नंबर पे आगे हम देखते हैं तो जैसलमेरी शैली देख ले। यहां पे जैसलमेरी शैली का विकास मूल रूप से महारावल हर्राज, अक्खे सिंह व मूलराज के संरक्षण में हुआ। मूमल जैसलमेर शैली का क्या है, प्रमुख चित्र है। मूमल किस शैली का है प्रमुख चित्र, जैसलमेर शैली का। जैसलमेर शैली की एक प्रमुख विशेषता है कि इस पर मुगल या जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं पड़ा। यह एक स्थानीय शैली है, इंपॉर्टेंट। मुगल शैली और जोधपुर शैली का कोई भी प्रभाव है जो जैसलमेर शैली पर नहीं पड़ा दोस्तों। जोधपुर के दक्षिण में स्थित गोडवाड़ भूखंड में गाणेराव एक प्रमुख ठिकाना है। चित्रकार नारायण छज्जू एवं करपाराम ने नवीन चित्र शैली का निर्माण किया, जिससे गाणेराव को मारवाड़ की एक उपशैली के रूप में महत्व दिया जाता है। गाणेराव ठिकाना है जहां पर एक शैली बनी जिसको
मारवाड़ की उपशैली वर्तमान में माना जाता है दोस्तों। मेवाड़, मारवाड़। अब हम चलते हैं 3 नंबर हाड़ौती की ओर। हाड़ौती शैली दोस्तों, चौहान वंशीय हाड़ाओं का प्रभुत्व बूंदी, कोटा, झालावाड़ क्षेत्र में रहा, इसलिए यह हाड़ौती क्षेत्र कहलाया दोस्तों। अब देखिए, बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली को हाड़ौती शैली के अंदर क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। और पहली हाड़ौती शैली में जो आती है वो आती है हमारी बूंदी शैली। चित्रकला की बूंदी शैली मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित थी। समय समय पर बूंदी शैली में ग्रंथ चित्रण व लघु चित्रों के माध्यम से इतना चित्रण हुआ कि आज संसार भर के संग्रहालयों में बूंदी शैली के चित्र आपको मिल जाएंगे। बहुत अधिक है जो बूंदी शैली के अंदर क्या है, चित्रित चित्र है वो बने दोस्तों। राव शत्रुसाल यानी छत्रसाल भी कहते हैं, हाड़ा के काल में इस शैली का विशेष रूप से क्या हुआ है, विकास हुआ। ये क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों, इंपॉर्टेंट है। छत्रसाल ने एक प्रसिद्ध रंगमहल बनवाया जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे देखिए, यहां पे छत्रसाल ने तो रंगमहल बनवाया है और चित्रशाला का निर्माण राव उमेद सिंह के समय हुआ है। जो चित्रशाला है बूंदी के अंदर, उसका निर्माण उमेद सिंह के समय। राव उमेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र है जो प्रसिद्ध चित्र है मित्रों। यहां पे बूंदी शैली की आकृतियां लंबी, शरीर पतले, स्त्रियों के अधर लाल, मुख गोलाकार, चिबुक पीछे की ओर झुकी हुई, ये आपको स्त्रियों के अंदर मिलेंगे। अब अन्य के अंदर देखिए विशेषताओं में, आकाश में उमड़ते हुए काले कजरारे मेघ, बिजली की कौन, गणगौर वर्षा, नदी में उड़ती जल तरंगे, हरे भरे वृक्ष, उन पर चहकती चिड़िया, नाचते मयूर, कलाबाजी दिखाते वानर, पहाड़ की तलहटी में विचरण करते हुए वन्य जीवों का चित्रण है जो बूंदी के अंदर बूंदी चित्र शैली में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट, बूंदी शैली में पशु पक्षी चित्रण को विशेष महत्व दिया गया। सर्वाधिक पशु पक्षियों के चित्रण है वो आपको बूंदी शैली के अंदर देखने को मिलेंगे। स्थापत्य का राजपूती वैभव और सफेद गुलाबी लाल हिंगुली रंग, हिंगुली व हरा रंग, सफेद गुलाबी लाल हिंगुली व हरा रंग आदि रंगों का प्रयोग बूंदी कलम की क्या रही है, विशेषता रही है। राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारहमासा, करसन लीला, दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाई, उत्सव अंकन आदि शैली के क्या है, चित्र के आधार रहे दोस्तों। इसके अलावा इस शैली के चित्रकारों के अंदर सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधुराम मुख्य थे। सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधुराम क्या थे, प्रमुख चित्रकार बूंदी के थे दोस्तों। बूंदी के बाद हाड़ौती के अंदर दूसरी शैली आती है हमारी कोटा शैली। कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय जाता है महाराव राम सिंह को। 1661 से 1705 तक इन्होंने शासन किया और इन्होंने ही बुंदर चित्र शैली को स्वतंत्र स्थापित किया दोस्तों। उनके बाद महाराव भीम सिंह ने कोटा राज्य में करसन भक्ति को विशेष महत्व दिया, जिसके फलस्वरूप कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। भीम सिंह ने क्या किया, करसन भक्ति को विशेष महत्व दिया, जिसके कारण वल्लभ संप्रदाय का वहां पर प्रभाव है चित्रकला के अंदर देखने को मिला। कोटा शैली अपने चरम उत्कर्ष पर उमेद सिंह के समय पहुंची है। जो कोटा शैली है वो चरम पर कब पहुंची, उमेद सिंह के समय। कोटा के मुसविर खाने के कलाकारों ने शिकार का समूह चित्रण कर कोटा शैली को विशेषता प्रदान की। कोटा का जो मुसविर खाना है वहां के कलाकारों ने शिकार का एक समूह चित्रण है वो बनाया और वही क्या है, कोटा शैली की विशेषता है दोस्तों। इस शैली में नारियों व रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, कोटा शैली के अंदर नारियों व रानियों दोनों को शिकार करते हुए दिखाया गया दोस्तों। इस शैली के प्रमुख चित्रकार में रघुनाथ, गोविंदराम, डालू, डालू से क्वेश्चन आया हुआ है, लच्छीराम से क्वेश्चन आया हुआ है, नूर मोहम्मद से क्वेश्चन आया हुआ है। तो रघुनाथ, गोविंदराम, डालू, लच्छीराम व नूर मोहम्मद दोस्तों। पिन अधर, सुदीर्घ नासिका, पतली कमर, कपोल खिले हुए, सुंदर अवकावली, नारी आकृति जीवंतता प्रदान करती है। कोटा शैली में हल्के हरे रंग व नीले रंग का बहुतायत से प्रयोग हुआ। हल्के हरे पीला रंग और नीले रंग का बहुतायत से प्रयोग कोटा शैली में हुआ।
अब हाड़ौती की बस्ती है एक हमारे, वो है झालावाड़ शैली दोस्तों। झालावाड़ के राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला, राजसी वैभव के जो बीती चित्र मिलते हैं, उनके माध्यम से झालावाड़ शैली का निर्धारण होना भी क्या है, अविशेष है दोस्तों। यह थे हाड़ौती शैली। अब चौथा अंतिम भाग बचता है, जिसके अंदर आती है हमारी ढूंढाड़ शैली दोस्तों। ढूंढाड़ शैली में सबसे पहले आएगी आपकी आमेर शैली। ढूंढाड़ क्षेत्र, जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता है, तो कौन सी आएगी, आमेर शैली दोस्तों। आमेर शैली के प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में यशोदा चरित 1591 ईस्वी नामक ग्रंथ क्या है, प्रमुख है। इसी समय में बनी रज्मनामा 1588 ईस्वी की प्रति अकबर के लिए जयपुर सूरत खाने में ही तैयार की गई थी। इस प्रति में 169 बड़े आकार के चित्र एवं जयपुर के चित्रकारों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। आमेर शैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 ईस्वी के राज्यकाल में क्या होता है, प्रारंभ होता है दोस्तों। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, मिर्जा राजा जयसिंह ने रसिक प्रिया व करसन रुक्मणी रिवेली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए सन 1639 ईस्वी में बनाए थे। रसिक प्रिया व करसन रुक्मणी रिवेली दोस्तों, इसमें करसन व गोपियों का युगल स्वरूप लोक शैली में क्या किया गया है, चित्रित है दोस्तों। आमेर में ही मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 में गणेश पोल का निर्माण करवाया, जो बीती चित्रों से क्या है, अलंकरण से सज्जित है दोस्तों। अब देखिए ये आमेर के बाद आ जाती है जयपुर शैली। महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम का काल कला की उन्नति से कई अर्थों में महत्वपूर्ण है। देखिए सवाई जयसिंह, उन्होंने अपने राजचिन्हों, कोसों, रोजमर्रा की वस्तुएं, कला का खजाना, साज सामान, जो साज का सामान होता है आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु 36 कारखानों की व्यवस्था की, जिनमें सूरत खाना भी क्या था, एक प्रमुख था दोस्तों। इसी समय रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस और रागमाला, इन चित्रों का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था दोस्तों, सवाई जयसिंह के समय ही। आगे देखिए, महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह के समय चित्र सृजन का केंद्र सूरत खाना आमेर से हटकर कहां आ गया, जयपुर आ गया। ईश्वरी सिंह के समय आमेर से जयपुर आया ये। इनके समय में साहिबराम व लालचंद नामक चित्रकारों ने प्रशंसनीय कार्य किया। सबसे इंपॉर्टेंट, साहिबराम ने बड़े व्यक्ति चित्र ने आदमकद पोर्ट्रेट बनाकर चित्रकला में क्या डाल दी, नई नींव डाल दी दोस्तों। आदमकद चित्र बनाए किसने, साहिबराम ने। लालचंद ने जानवरों की लड़ाइयों के चित्र बनाए। यह क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों, जयपुर चित्रकला शैली के अंदर जानवरों की लड़ाई के चित्र किस कलाकार ने बनाए, लालचंद ने। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय कलाकारों ने चित्रों में रंगों को न भरकर मोती, लाख, लकड़ी की मणियों को चिपकाकर रीतिकालन अलंकारिक मणि कुट्टिम प्रवृत्ति को क्या है, बढ़ाया दोस्तों। सवाई माधो सिंह के काल में गलता के मंदिरों, सिसोदिया रानी का महल, चंद्र महल, पुंडरीक की हवेली में कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ दोस्तों। लाल चितेरा महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह तथा महाराजा सवाई माधो सिंह के समय का प्रमुख चित्रकार था यह लाल चितेरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। आगे चलिए मित्रों, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय में 50 से अधिक कलाकार सूरत खाने में चित्रों का निर्माण के लिए नियुक्त किया गए थे दोस्तों। जब सवाई प्रताप सिंह जयपुर के शासक थे ना, उस समय सूरत खाने के अंदर 50 से अधिक चित्रकार थे, जिनमें राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, सालिग्राम, लक्ष्मण, ये क्या है, प्रमुख है दोस्तों। इस समय राधा कृष्ण की लीलाओं, गायिका भेद, नायिका भेद, राग रागिनी, बारहमासा आदि के चित्रण की क्या रही, प्रधानता प्रताप सिंह के समय दोस्तों। प्रताप सिंह से आगे राम सिंह। महाराजा सवाई राम सिंह ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की 1857 ईस्वी में स्थापना की, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जानी जाती है दोस्तों। भित्ति चित्रण, पोती चित्रण, आदमकद पोर्ट्रेट, लघु चित्रण में जयपुर के कलाकारों ने जयपुर शैली को क्या दी, विशिष्टता
प्रदान की दोस्तों। भित्ति चित्रण, पोती चित्रण, आदमकद पोर्ट्रेट जहां से क्वेश्चन बन सकता है, और लघु चित्रण। जयपुर के भित्ति चित्रों की एक विशेष पद्धति है जिसे स्थानीय भाषा में आला गीला, आराइस या मोराकसी कहा जाता है। जो जयपुर के भित्ति चित्र है उनकी एक अलग ही पद्धति है जिसको आला गीला, आराइस या मोराकसी के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति में होता क्या है मित्रों, देखिए, इस पद्धति में चूने के तैयार प्लास्टर को गोट कर चिकना कर दिया जाता है तथा इस पर क्या किया जाता है, चित्रांकन किया जाता है दोस्तों। राजस्थान में सर्वप्रथम आला गीला पद्धति का प्रारंभ आमेर में हुआ, जो मुगल कच्छाओं के संबंध के प्रभावों का परिणाम है। मुगलों की यह पद्धति है दोस्तों। जयपुर शैली का प्रभाव इसरदा, सिवाड़, उनियारा, झिलाई, चोमू, सामोद, मालपुरा जैसे ठिकानों पर भी रहा, जिससे वहां ठिकाना पेंटिंग्स विकसित होती रही। ये जो भी ठिकाने थे यहां पर ठिकाना पेंटिंग्स का क्या हुआ, विकास हुआ। नेक्स्ट आती है अलवर शैली दोस्तों। अलवर शैली सन 1775 ईस्वी में जयपुर से अलग होकर राव राजा प्रताप सिंह के समय में अस्तित्व में आई। राव राजा प्रताप सिंह के समय में 1775 के अंदर अलवर शैली है जो आई थी प्रकाश के अंदर दोस्तों। उनके शासनकाल में शिव कुमार व डालूराम नामक दो चित्रकार जयपुर से अलवर आए थे। ये जयपुर से अलवर गए थे, एक तो शिव कुमार है, दूसरा है डालूराम दोस्तों। राजगढ़ के किले के शीशमहल में अंकित भित्ति चित्र उन्हीं के समय में बने। ये भित्ति चित्र अलवर शैली के प्रारंभिक सर्वोत्कृष्ट क्या है, चित्र है। राजगढ़ के मेलों में शीशमहल का चित्रण कराकर बख्तावर सिंह ने यहाँ की चित्रकला की क्या की, शुरुआत की। बख्तावर सिंह ने यहाँ पे शुरुआत की चित्रकला की। जो शीशमहल है उसका क्या करवाया, चित्रण कराया, महल के अंदर शीशमहल का चित्रण। आगे चलिए, बलदेव, डालूराम, सालगा, सालिग्राम उनके राज्य के प्रमुख चित्तेरे थे दोस्तों। किसके, बख्तावर सिंह के। बख्तावर सिंह के समय में बने सैकड़ों चित्र, जिनमें नाथों, जोगियां, फकीरों से जंगल में धर्मचर्चा करते हुए स्वयं महाराजा का चित्रण कला की दृष्टि से क्या है, उल्लेखनीय है। विनय सिंह का अलवर की चित्रकला से के उत्कर्ष में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का था दोस्तों। विनय सिंह बलदेव से चित्रकारी सीखते थे। जो विनय सिंह खुद है वो बलदेव से क्या सीखते थे, चित्रकार से चित्रकारी सीखते थे। गुलिस्ता का सुलेखन एवं चित्रांकन उनके शासनकाल की एक अनोखी घटना है। इस ग्रंथ को तैयार करते समय उस समय 1 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसके चित्र बलदेव व गुलाम अली ने बनवाए थे। गुलिस्ता का सुलेखन यानी गुलिस्ता ये कोई ग्रंथ है जिसका दोस्तों। आगे देखिए, बलवंत के समय सालिग्राम, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों ने, जो बलवंत सिंह का शासन था उस समय, सालिग्राम, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम इन कलाकारों ने जमकर पोती चित्रों, लघु चित्रों, लिपिटुआ पटचित्रों का क्या किया, निर्माण किया। शिवदान सिंह के शासनकाल में काम कला के आधार पर निर्मित सैकड़ों चित्र चित्रकला की दृष्टि से क्या है, उत्कृष्ट है दोस्तों। नफीरी वादन का चित्र इस शैली का सबसे सुंदर उदाहरण माना जाता है। यह सीधा क्वेश्चन बना था, नफीरी वादन किस शैली का चित्र है, किसका है, अलवर का दोस्तों। आगे देखिए, महाराजा मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद व उदयराम ने विशेषतः हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया था। मूलचंद व उदयराम ने दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट है महाराजा जयसिंह। महाराजा जयसिंह के शासनकाल में रामगोपाल, रामप्रसाद, जगमोहन, राम सहाय, नेपालिया जैसे कलाकारों ने अलवर चित्र शैली है उसको अंतिम समय तक क्या रखा, जीवित रखा दोस्तों। अलवर शैली में ईरानी, मुगल व राजस्थानी विशेषतः जयपुर शैली का आश्चर्यजनक संतुलित समन्वय वो आपको देखने को मिलता है दोस्तों। इस चित्र शैली में पुरुषों के मुख की आकृति आम के शक्ल में बनी हुई है, जो बहुत बार एग्जामों में आया है। स्त्रियों के कद कुछ टिकने हैं, ऊटी हुई वेणियां हैं, अत्यधिक परिश्रम से बनाए गए अंग परते अलवर शैली की अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं दोस्तों। इसके अलावा वेश्याओं के जो चित्र है वो अलवर शैली के अंदर ही बने हैं, एकमात्र शैली है। सुंदर बेलबूटू वाली वसलियों का निर्माण अलवर शैली की निजी विशेषता है। सुंदर बेलबूटी वालों जो वसलियां उनका निर्माण अलवर शैली की क्या है, निजी विशेषता है। नेक्स्ट आती है हमारी उनियारा शैली। उनियारा शैली दोस्तों,
जो ढूंढाड़ शैली में आती है। नरुका टिकाने के वंश ने इस शैली के विकास का मार्ग प्रशस्त किया था। नरुका टिकाने के वंश ने। राव राजा सरदार सिंह ने दीमा, मीरबख्श, काशी, रामलखन, भीम आदि कलाकारों को आश्चर्य प्रदान यहां पर किया। राम सीता, लक्ष्मण व हनुमान मीरबख्श द्वारा चित्रित उनियारा शैली का उत्कृष्ट चित्र है। राम सीता, लक्ष्मण व हनुमान ये जो चित्र है ये मीरबख्श के द्वारा चित्रित है दोस्तों। उनियारा शैली पर बूंदी शैली व जयपुर शैली का समन्वित प्रभाव है वो दिखाई पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारा शेखावाटी भित्ति चित्र दोस्तों। जयपुर शैली के भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है शेखावाटी पर। 19वीं सदी के मध्य से 20वीं सदी प्रारंभ तक शेखावाटी के श्रेष्ठी जनों ने विशाल हवेलियों का निर्मित कर इस कला का प्रोत्साहन व प्रचर्य दिया दोस्तों। 19वीं 20वीं सदी के अंदर है जो शेखावाटी के अंदर जो श्रेष्ठी जन अमीर लोग उन्होंने क्या किया, विशालकाय हवेलियों का निर्माण किया और वहां पर चित्रकला जो है उसका काम किया दोस्तों। नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिसाऊ आदि स्थानों पर भित्ति चित्रण है वो अनूठा है दोस्तों। इन भित्ति चित्रों के कारण ही शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। ओपन आर्ट गैलरी दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, बड़े बड़े हाथी व घोड़ों, चौबदारों, चंवर धारणियों का अंकलन, गवाक्षों के दोनों ओर दीवारों पर अंकन इन हवेलियों की क्या है, विशेषताएं हैं। छज्जे के नीचे ठोडू, मध्य में चितेरू ने अपनी सूझबूझ के अनुसार मलयुद्ध, कुश्ती, ददी, मंथन, गोदोहन, विचित्र पशु पक्षियों, देवी मितकों, राक्षसों, कामकला, राग रागिनी, साधु संतों, लोक कथाओं का क्या किया है, विशेष अंकन किया है। हवेलियों की बाह्य दीवार एवं अंदर कलात्मक बड़े बड़े फलकों का चित्रांकन शेखावाटी शैली की देन है। शेखावाटी के भित्ति चित्रण में कत्थई, नीले व गुलाबी रंग की प्रधानता है। कत्थई, नीले व गुलाबी रंग की प्रधानता आपको शेखावाटी चित्र सिद्धि यानी जो भित्ति चित्रण है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये थी आपकी राजस्थान की चित्र शैलियां। बहुत अधिक विस्तृत अध्ययन दिया गया है जो हमने यहां पर देख लिया है। अब बचते हमारे एक तो महल स्थापत्य, एक हवेली स्थापत्य, एक जल स्थापत्य और एक मूर्ति शिल्प दोस्तों। तो चलिए मित्रों देखते हैं, क्लास पूरी करेंगे चाहे लंबी कितनी हो। राजा प्रसाद जिनको महल बोलते हैं, महल स्थापत्य दोस्तों। देखिए राजप्रासाद स्थापत्य का विशिष्ट रूप राजप्रासाद है दोस्तों। राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने के साथ ही राजभवनों का निर्माण होने लगा दोस्तों। मेनाल, नागदा, आमेर आदि स्थानों में पूर्व मध्यकाल के राजभवनों के अवशेष मिलते हैं, जिनमें छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे दरवाजे, खिड़कियों का अभाव एवं दो किनारों के कमरों के बरामदे से जाना किसी इनकी प्रमुख विशेषता है। जो किनारों के कमरे हैं उनमें बरामदा जाना, ये इनकी क्या है, प्रमुख विशेषताएं हैं दोस्तों। 15वीं सदी के बाद राजपूत शासकों का मुगलों से संबंध होने पर फंवारों, छोटे छोटे बाग बगीचे, बेल बूटे, संगमरमर का प्रयोग, मेहराब, गुंबज आदि रूपों में मुगलकालीन स्थापत्य कला है उसका प्रभाव दिखाई देता है दोस्तों। उदयपुर के महलों में अमर सिंह के महल, करण सिंह के जगमंदिर, जगत सिंह द्वितीय काल का प्रीतम निवास महल, जगनिवास महल, आमेर के दीवाने खास, बीकानेर के कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल, रंग महल, जोधपुर के फूल महल आदि मुगलकालीन स्थापत्य की क्या है, प्रमुख उदाहरण है दोस्तों। लंबी क्लास हो गई है, गला सूख रहा है, एक बार पानी पी रहा हूं। क्लास कैसी लग रही है मित्रों, कमेंट करके बताइए सभी साथी। 17वीं शताब्दी के पश्चात कोटा, बूंदी, जयपुर आदि के महलों में मुख्यतः मुगल प्रभाव दिखाई देता है। 17वीं सदी, 15वीं सदी के बाद में मुगल प्रभाव आ गया था, लेकिन 17वीं सदी के बाद तो लगभग जो महल बने हैं वो मुगल प्रभाव से प्रभावित रहे दोस्तों। मुगल प्रभाव के कारण राजप्रासादों में दीवाने आम, दीवाने खास, चित्रशालाएं, बारादरियां, गवाक्ष, झरोके, रंगमहल आदि को क्या मिलने लगी, जगह मिलती है दोस्तों। राजस्थान के महलों में डिक्के महल, जिन्हें जल महल भी कहा जाता है,
का विशेष स्थान है। यह महल जाट राजा सूरजमल द्वारा निर्मित है। डिक्के महल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये डिक्के महल के चारों ओर छज्जे, कार्निश, चारों ओर छज्जे निकाले गए हैं जो अलग ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं दोस्तों। यह थी हमारी महल स्थापत्य। नॉर्मल जानकारी दी गई है, महल स्थापत्य हो चाहे हवेली स्थापत्य हो चाहे जल स्थापत्य हो। हवेली स्थापत्य देखिए, राजस्थान के नगरों में सामंत व सेठों ने भव्य हवेलियां बनवाई। सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र के अंदर ही मिलेगी हमको। जयपुर की हवेली परंपरा इतनी प्रसिद्ध है कि बाद में शेखावाटी के धनिकों ने अपने अपने गांव में विशाल हवेलियों का बनाने की परंपरा रखी। रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिल्लानी, सरदार शहर, रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़ आदि कस्बों में विशाल जो हवेलियां हैं वो बनना प्रारंभ हुई दोस्तों। अब देखिए यहाँ से मुख्य मुख्य हवेलियां कहाँ स्थित है वो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसलमेर की सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली व पटवों की हवेली जो पत्थर की जाली व कटाई के कारण आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो देखिए जैसलमेर में सालिम सिंह, नथमल व पटवों की हवेलियां एक पत्थर की जाली व कटाई के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। अब देखिए बीकानेर की प्रसिद्ध है बच्छावतू की हवेली जो 16वीं सदी के उत्तरार्ध में करण सिंह बच्छावत द्वारा बनाई गई। बच्छावतू की हवेली बीकानेर में। इनके अलावा देखिए बीकानेर में मोहता, मोदड़ा व रामपुरिया हवेलियां भी अपने शिल्प वैभव के कारण विख्यात है दोस्तों। बीकानेर की हवेलियां लाल पत्थर से बनी है और इनकी सजावट में मुगल, किशनगढ़ व यूरोपियन जो चित्रशैली है वो प्रयुक्त की गई है दोस्तों। शेखावाटी की हवेलियां अपनी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अभी हमने देखे थे ना, नवलगढ़ की हवेलियों में रूपनिवास, भगत, जालान, पोदार व बगोरिया की हवेलियां प्रसिद्ध है। नवलगढ़ में कौन कौन सी है? रूपनिवास हवेली, भगत हवेली, जालान हवेली, पोदार हवेली, बगोरिया हवेली दोस्तों। बात करें बिसाऊ झुंझुनू में नाथूराम पोदार की हवेली, सेठ जयदयाल केडिया की हवेली, सीताराम संगीतिया की हवेली, यह है बिसाऊ में। ढूंढलो झुंझुनू में सेठ लालचंद गोइनका की हवेली, मुकुंदगढ़ झुंझुनू में सेठ राधाकृष्ण एवं केसरदेव कानेडिया की हवेली, चिड़ावा झुंझुनू में बगड़ियतिया की हवेली, मैनसर झुंझुनू में सोना चांदी की हवेली, श्री माधोपुर सीकर में पंसारी की हवेली, ये पंसारी की हवेली से क्वेश्चन आ चुका है, और लक्ष्मणगढ़ सीकर में चार चौक की हवेली एवं चेतराम की हवेली है जो क्या है, विख्यात है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें सीकर की, तो सीकर के अंदर देखिए, सीकर में गोरीलाल बियाणी, रामगढ़ सीकर में ताराचंद रुइया की हवेली, सीकर में गोरीलाल बियाणी की हवेली, ताराचंद रुइया की हवेली है रामगढ़ में। फतेहपुर सीकर में नंदलाल देवड़ा की हवेली, ये समकालीन भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। चूरू की हवेलियों की बात करें तो मालजी का कमरा, रामनिवास गोइनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली, यह प्रमुख है दोस्तों। जोधपुर में बड़े मियाँ की हवेली है, पोखरण की हवेली है, राखी हवेली है, टोंक के अंदर सुनहरी कोठी है, उदयपुर में बागोर की हवेली है, जयपुर में नटाणियों की हवेली है, रत्नाकर पुंडरी की हवेली जयपुर के अंदर है, पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली भी जयपुर के अंदर है। ये हवेलियां हैं जो अपनी हवेली स्थापत्य कला के विभिन्न रूप हमें दिखलाती है दोस्तों। यह थी हवेली स्थापत्य। इसके बाद आता है जल स्थापत्य। जल स्थापत्य कला दोस्तों, राजस्थान में अनेक स्थानों पर जल स्थापत्य का विकास हुआ जिनमें कुएं, कुंड, बावड़ियां, टांके यहाँ की क्या है, पहचान है दोस्तों। कुआं राजस्थान में उपयोगी जल स्रोत भी है। कुआं ही राजस्थान का मुख्य जल स्रोत था, अब नहरें आने लगी है। बांदी कुएं का नाम किसी बांदी अर्थात दासी द्वारा बनवाए गए कुएं के नाम पर रखा गया है। बांदी कुएं नाम पड़ा है तो ये बांदी है ना, कोई दासी थी उसका नाम था बांदी, उसने एक कुआं बनाया था, उसी नाम पर बांदी कुई नाम पड़ा, कुई। बट्टाड़ू गांव बाड़मेर में आधुनिक पाषाण कला में बना संगमरमर का कुआं क्या है, दर्शनीय है दोस्तों। इसके अलावा देखिए टांके भी जल स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण है। इनमें बरसाती पानी एकत्रित किया जाता है। टांकों के अच्छे नमूने किलों में मिलते हैं जिनमें जयपुर का जयगढ़ किला प्रमुख है। ये टांके मध्यकालीन सिविल इंजीनियरिंग के क्या है, उत्तम प्रमाण मिले। जयपुर का जो जयगढ़ किला है ना, वहाँ के टांके बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। बावड़ियों के अंतर्गत राज परिवार के सदस्य मुख्यतः रानियां, राजमाता, श्रेष्ठ वर्ग इत्यादि द्वारा बनवाई जाती थी। बांदी कुई के निकट, दौसा की बांदी कुई के निकट बनी आबानेरी की चांद बावड़ी संभवतः राजस्थान की सबसे कलात्मक बावड़ी है।
मान्यता है कि किसी चांद नामक राजा ने इसको क्या किया था, बनवाया था दोस्तों। इसके अलावा डूंगरपुर के पास अवस्थित प्रसिद्ध नवलखा बावड़ी का निर्माण महारावल आस्करण की पत्नी प्रिमल देवी ने करवाया था। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर, निर्माण प्रिमल देवी ने। जोधपुर महाराजा गज सिंह की मुस्लिम पासवान अनार बेगम ने जोधपुर में बावड़ी का निर्माण करवाया था, अनार बेगम ने। मेवाड़ महाराणा राज सिंह की पत्नी थी रानी रामरस दे ने उदयपुर के अंदर त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। राज सिंह की रानी रामरस दे ने त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में। आगे देखिए, रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावत ने 1699 ईस्वी में करवाया था। रानी जी की बावड़ी का निर्माण नाथावत ने। मेवाड़ कला रायमल, मेवाड़ महाराणा रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने गोसुंडी चित्तौड़गढ़ में बावड़ी का एक निर्माण करवाया। इसी प्रकार बांदू में पिछोला उदयपुर, गेब सागर डूंगरपुर, राजसमंद राजनगर और जयसमंद डेबर सबसे बड़े प्रसिद्ध बांध है दोस्तों। बांधों के निर्माण की पद्धति 11वीं से 17वीं सदी तक काम में ली गई है। इन बांधों में राजसमंद का बांध विशिष्ट है। इस बांध को दुष्काल से पीड़ित जनता को राहत, यानी काल पड़ा था, अकाल के समय जनता को राहत देने के लिए बनाया कि इसका निर्माण किया गया था दोस्तों। इस बांध पर नौचौकी नामक 3 भाग वाली 3 छतरियां बनाई गई है, जो तक्षण कला की दृष्टि से क्या है, अनुपम है दोस्तों। यह था स्थापत्य कला। अब सिर्फ और सिर्फ बचता हमारा मूर्ति शिल्प। यह देख लीजिए, कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक पुरा सामग्री में मिट्टी व धातु की लघु मूर्तियां भी प्राप्त होती है कालीबंगा से दोस्तों। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से कई सुंग कालीन मूर्तियां नगर टोंक, रेड टोंक से प्राप्त हुई, जो लाल मिट्टी की पकाई हुई है दोस्तों। आगे देखिए, नवभरतपुर से यक्षी की मूर्ति प्राप्त हुई है। नवभरतपुर से जाक बाबा की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो सुंगकालीन कला की है। जाक बाबा की मूर्ति नवभरतपुर से सभ्यता से प्राप्त हुई है, सुंगकालीन है, वो सुंगकालीन की है दोस्तों। चोमा, बंडपुरा, गामड़ी, ये भरतपुर में आदि से सुंगकालीन शिवलिंग मिले हैं दोस्तों। शिवलिंग रंगमहल हनुमानगढ़ से एक मुखी शिवलिंग मिला है, जिसमें शिव को मानवाकृति प्रदान की गई है, जो वर्तमान में बीकानेर संग्रहालय के अंदर रखा गया है। इसके अलावा बेराट जयपुर से बौद्धकालीन धर्म के अवशेष मिले हैं। रूपावास भरतपुर की चक्रधर द्विभुजी विष्णु व सर्पफणा बलराम की मूर्तियां मिली है, जो क्या है, गुप्तकालीन है। गुप्तोत्तर व पूर्व मध्यकाल में राजस्थान की मूर्तिकला ने परिपक्वता प्राप्त कर ली। चंद्रभागा शीतलेश्वर महादेव मंदिर राजस्थान का प्राचीनतम तिथि युक्त 1689 ईस्वी का मंदिर है। चंद्रभागा में शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है, जो तिथि युक्त मंदिर है, सबसे पुराना दोस्तों। और यह था अध्याय नंबर 2 राजस्थान कक्षा 11 राजस्थान अध्ययन का दोस्तों। राजस्थान की स्थापत्य, मूर्तिकला और राजस्थान की चित्र शैलियां। थोड़ा स्पीड के साथ लिया, बहुत लंबा टॉपिक था, बहुत लंबी क्लास चली है ये, इसलिए स्पीड के साथ इसको मैंने कंप्लीट किया। लगा कैसा आपको वो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी मेरे नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।